से 1627 ईस्वी के बीच। और इसके कार्यकाल में, इसके शासनकाल में जो मुख्य घटनाएं घटी हैं, वो पहला है कि उसके राज्याभिषेक के साथ ही 1605 ईस्वी में खुसरो जो जहांगीर का पुत्र है, उसका विद्रोह होता है और खुसरो का समर्थन किया था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु हैं, 5th गुरु, उन्होंने खुसरो का समर्थन किया था। इस विद्रोह का दमन किया औरंगजेब जहांगीर ने। खुसरो को पराजित किया गया, खुसरो को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और खुसरो की आंखों में गर्म सलाखे डालकर उसे अंधा करवा दिया गया और गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाया गया और उसके बाद उन्हें मृत्यु दंड दी गई। यह पूर्ण रूप से एक सिखों और सिख गुरु और मुगल बादशाह में ये जो वैमनस्य की स्थिति बनी थी, यह पूर्ण रूप से राजनीतिक है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इट इज मोर अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मुगल एम्परर एंड द सिख गुरु। अगली घटना 1606 और 8 के बीच में बंगाल क्षेत्र में अफगान्स सबड्यूड। अफगान जो पुनः एक बार अपने आप को स्वायत्त स्थिति में ला रहे थे अपना बंगाल क्षेत्र में, जहांगीर ने सैन्य अभियान आयोजित किया और अफगानों को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। सोलह सौ 13 ईस्वी में जहांगीर ने 1613 ईस्वी तक अनेकों सैन्य अभियान आयोजित किए मेवाड़ के विरुद्ध और अंततः मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मेवाड़ के जो राजा थे अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को जहांगीर के दरबार में भेजा और करण सिंह ने ही जहांगीर के दरबार में अपने आप को प्रस्तुत किया। अमर सिंह खुद नहीं आए थे, ये करण सिंह उनका पुत्र आया था जहांगीर के दरबार में और मुगलों से एक संधि की और इस संधि के माध्यम से मेवाड़ पहली बार मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। करण सिंह अन्य घटनाएं जहांगीर के युग में 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि है, वो जहांगीर के दरबार में आता है, विलियम हॉकिंस, और जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम एक फरमान जारी करता है जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र पर, पश्चिमी तटों पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है। और 1615 ईस्वी में थॉमस रो 1615 ईस्वी में थॉमस रो, यह दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि जहांगीर के दरबार में आता है और इस बार भी जहांगीर एक फरमान जारी करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम और इस फरमान के अनुरूप अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह मुगल साम्राज्य के किसी भी भाग में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करे। तो पहला है विलियम हॉकिंस और दूसरा है थॉमस रो। ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि हैं। हालांकि थॉमस रो एक मिशनरी है, ईसाई पादरी है वो, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो विशेष अधिकार प्राप्त करने हेतु जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। अब अगली घटना, अन्य घटनाएं जहांगीर के युग में 1611 ईस्वी में जहांगीर का विवाह शेर अफगान की विधवा मेहरुनिसा से होता है। मेहरुनिसा जिसका पति शेर अफगान था, वह एक ईरानी था, लेकिन बंगाल के सूबेदार के विरुद्ध एक युद्ध में शेर अफगान मारा गया था
और शेर अफगान की पत्नी मेहरुनिसा की सुंदरता से आकर्षित होकर जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया। और मेहरुनिसा का जो नया नाम था वो था नूरजहां। नूरजहां नूरजहां एक अति महत्वाकांक्षी महिला थी, अति महत्वाकांक्षी महिला थी। और नूरजहां अब प्रत्यक्ष रूप से हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगती है। मुगल साम्राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में वो निरंतर जहांगीर के साथ रहती थी। दरबार में भी, दरबार के बाहर जब कोई शिकार का अभियान आयोजित करता था, जहांगीर उसके साथ रहती थी। जब फरमान जहांगीर जारी करता था, फरमान पे एक तरफ जहांगीर के हस्ताक्षर होते थे और दूसरी तरफ नूरजहां की। और नूरजहां ने दरबार के अंदर ही, यानी कि मुगल दरबार में, एक अपने गुट का निर्माण किया जिसको कहते हैं नूरजहां का जुंटा। नूरजहां जुंटा। इस नूरजहां के जुंटा में जो सदस्य थे वो नूरजहां के पिता थे इत्मादुल्ला, खुर्रम जो कि जहांगीर का लड़का था, और असफ खान जो नूरजहां का भाई था। असफ खान नूरजहां का भाई, इत्मादुल्ला नूरजहां के पिता, और खुर्रम जो जहांगीर का लड़का था। इन सबको मिलाकर नूरजहां ने एक जुंटा, यानी कि दरबार में एक गुट का निर्माण किया। और इस तरह से नूरजहां एक तरह से सर्वे सर्वा बन गई थी पूरे मुगल साम्राज्य की। अब अगली घटना, सोलह सौ 22 ईस्वी। कंधार। कंधार जो मुगल साम्राज्य का दूरस्थ सूबा है, आउटर प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर, इस पर ईरानियों का आक्रमण होता है। और ऐसी परिस्थिति में जहांगीर, नूरजहां के कहने पर जहांगीर एक फरमान जारी करता है। और इस फरमान के अनुरूप खुर्रम जो कि उसका पुत्र था, उसे आदेश दिया जाता है कि मुगल सेना का नेतृत्व ईरानियों के विरुद्ध कंधार क्षेत्र में करे। परंतु खुर्रम ने इस आदेश की उल्लंघन किया, अवहेलना की, और इस तरह से इसे खुर्रम का विद्रोह घोषित किया गया। अब खुर्रम विद्रोही घोषित हो गया और खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए महावत खान जो एक मुगल सेना नायक है, जहांगीर ने महावत खान को आदेश दिया कि खुर्रम के विद्रोह को दबाया जाए और खुर्रम को बंदी बनाया जाए। 1626 ईस्वी में खुर्रम महावत खान द्वारा बंदी बनाया जाता है। और खुर्रम को जब जहांगीर के समक्ष लाया जाता है तो खुर्रम लिखित रूप से जहांगीर को यह आश्वासन देता है कि भविष्य में वह इस तरह के कोई विद्रोह नहीं करेगा। और जहांगीर इसके परिणाम स्वरूप उसे क्षमा तो करता है, लेकिन खुर्रम के दो लड़के, पहला है औरंगजेब और दूसरा है दारा, इन दोनों को आगरा के किला में रखा जाता है, जिसको कहते हैं पुट इन द मुगल कस्टडी इन द आगरा फोर्ट, ताकि भविष्य में अगर खुर्रम ने कोई दोबारा विद्रोह किया मुगल साम्राज्य में या मुगल बादशाह के विरुद्ध, तो उसके दोनों लड़के औरंगजेब और दारा को कठोर से कठोर दंड दिए जाते। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर के उपरांत जो अगला शासक है मुगल साम्राज्य का, वो है खुर्रम। अगला शासक है खुर्रम शाहजहां की उपाधि लेकर मुगल बादशाह बनता है। खुर्रम शाहजहां की उपाधि लेकर मुगल बादशाह बनता है। शाहजहां
यह शासनकाल है शाहजहां का। शाहजहां के काल में एक बड़ा अकाल पड़ता है, दक्कन क्षेत्र में एक भीषण अकाल पड़ता है, और इस भीषण अकाल की जो वर्णन है वो पीटर मुंडी एक यूरोपीय यात्री है, उसने इस अकाल की जो दुष्परिणाम थे उसका विस्तार में वर्णन किया है। शाहजहां के युग में फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित 2 नहरों का विस्तार किया गया। शाहजहां के युग में जो नहर अस्तित्व में आए, सिंचाई हेतु जिन नहरों का निर्माण दिल्ली सल्तनत के युग में फिरोज शाह तुगलक ने किया था, अब उन नहरों को विस्तार दिया, उनकी लंबाई को बढ़ाया शाहजहां ने। और ये 2 नहर थी फैज नहर और फैज नहर और शाह नहर। फैज नहर को नहर फैज भी कहते हैं, शाह नहर एंड फैज नहर। अब शाहजहां के युग में जो अगली घटना घटती है, 1648 ईस्वी में शाहजहां एक नए नगर की नींव रखता है दिल्ली क्षेत्र में। उस नए नगर का नाम है शाहजहांबाद। और 1648 ईस्वी में यह शाहजहांबाद जो दिल्ली में स्थित नगर है, ये मुगल साम्राज्य की राजधानी बन जाती है। It went and became the capital of the Mughals in 1648. That means the capital got shifted from Agra to Delhi in 1648 in the period of शाहजहां। शाहजहां के युग में मुगल की जो राजधानी जो आगरा थी अब तक, उसका स्थानांतरण होता है दिल्ली, जो शाहजहांबाद नगर है। इस शाहजहांबाद नगर में ही शाहजहां ने लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण इसी नगर में उसने शाहजहां ने करवाया, शाहजहांबाद में। शाहजहांबाद ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी चहेती पत्नी मुमताज महल के स्मृति में। मुमताज महल जिसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल जिसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, वो असफ खान की पुत्री थी। असफ खान जो नूरजहां का भाई था, उसी की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिससे विवाह हुआ था शाहजहां का। उसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुगल पैलेस में जो नाम दिया गया था वो था मुमताज महल। उसी के स्मृति में उसने ताजमहल बनवाया था। 1657 तक शाहजहां की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ जाती है और शाहजहां की चार पुत्र थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे। दारा सिकोहा, औरंगजेब, मुराद और सुजा। 1657 ईस्वी में शाहजहां ने दारा सिकोहा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। दारा सिकोहा अपने सभ्य स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह एक महान विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। दारा सिकोहा ने अनेक ग्रंथों की भी रचना की थी, जैसे मजमा
उल बहरीन, मजमा उल बहरीन, सिर अकबर। दरा शिकोहा को शाह बुलंद इकबाल की भी उपाधि दी गई थी। दरा शिकोहा को, ये उसकी रचनाएं हैं, उसके सुपरविजन में रची गई थी। दारा शिकोहा को शाह बुलंद इकबाल की भी उपाधि दी गई थी और दारा शिकोहा को लघु अकबर भी कहा जाता था, माइनर अकबर, क्योंकि वह अपने उदार विचारों के लिए जाना जाता था, उदार प्रवृत्ति के लिए। वो सभी धर्मों के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रहता था, सौहार्दपूर्ण यानी कोडियल रिलेशन बनाए रहता था। दारा शिकोहा सूफी धारा में जो 12 सिलसिला हुआ करते थे, उस सिलसिला के कादरी सिलसिला से इसके संबंध थे। दारा शिकोहा कादरी सिलसिला से जुड़ा हुआ था। तो दारा शिकोहा को औरंगजेब ने अपना, शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि वो सभ्य स्वभाव का था, विनम्र था, शिष्ट था। जैसे ही उसने दारा शिकोहा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके बाकी 3 लड़के औरंगजेब, मुराद और सुजा, ये सब के सब अब तलवार के या बल के प्रयोग पर उतर गए, क्योंकि सब के सब बादशाह बनने के प्रयास में थे। वो किसी भी सूरत में शाहजहां के इस घोषणा को और उसके इस निर्णय को मानने को तैयार नहीं थे। और ऐसी परिस्थिति में 1658 और 59, ये 2 वर्षों तक इन चारों भाइयों में एक युद्ध होता है, एक तरह का गृह युद्ध है। इसे इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं, द वॉर ऑफ सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन। इसे इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन। और अंततः इस युद्ध में औरंगजेब विजयी होता है। औरंगजेब अपने पहले वो दारा शिकोहा को 2 युद्धों में पराजित करता है। उसके बाद वो मुराद, जो इस युद्ध में उसका सहयोगी था, उसे बंदी बनाता है और उसकी हत्या करवा देता है। और सुजा, जो कि अराकान क्षेत्र में यानी बर्मा के अराकान क्षेत्र में भागकर शरण लिया था, वहां वो जनजातियों द्वारा मारा जाता है। और इस तरह से औरंगजेब अगला मुगल बादशाह बनता है, जिसका कार्यकाल है 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान माना गया है, ऑर्थोडॉक्स मुसलमान। वह, उसकी जो व्यक्तित्व था, उसकी जो नीतियां हैं, वो आज भी विवाद का विषय है। इवन टुडे दे आर द टॉपिक्स ऑफ डिस्प्यूट। परंतु औरंगजेब की जो नीतियां थी, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। औरंगजेब शरीयत के नियमों का, शरीयत कानून का पालन करता था हर स्तर पर। औरंगजेब ने जो भी हिंदू प्रथाएं मुगल बादशाहों ने, औरंगजेब के पूर्ववर्ती मुगल बादशाहों ने जो भी हिंदू प्रथाएं अपनाई थी, जैसे तिलक लगाना, पगड़ी पहनना, किसी विशेष अवसर पर तुलादान यानी एक तरफ अपने को तराजू में बैठकर दूसरी तरफ सोने और चांदी के असरफियों से तुलवाना, इस तरह की जो भी प्रथाएं मुगलों ने अपनाई थी, औरंगजेब के पूर्ववर्ती मुगल बादशाहों ने इन सब का परित्याग करता है औरंगजेब। और औरंगजेब की अब नीतियां हैं कि वो अनेक मंदिरों को तोड़वाता है, जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा का मंदिर और सोमनाथ का शिव मंदिर,
भिन्न भिन्न कारणों से इन मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश देता है। और 1679 ईस्वी में औरंगजेब 1679 ईस्वी में औरंगजेब 1679 ईस्वी में औरंगजेब मुगल साम्राज्य में पुनः जजिया लगाता है। जजिया लगाता है। औरंगजेब मुसलमानों को विशेष रूप से समर्थन देता था। औरंगजेब ने मुसलमानों को समर्थन देने हेतु जो व्यापार कर होता था, कस्टम ड्यूटी, व्यापार कर, यह हिंदुओं पर 5% होता था, 5%, लेकिन मुसलमानों पे उसने यह व्यापार कर शून्य रखा था, 0%। लेकिन जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उसके मुसलमान व्यापारी, जो मुगल साम्राज्य के मुस्लिम व्यापारी थे, वो राज्य को धोखा दे रहे हैं, उन्हें जो विशेष अधिकार दिया गया है उसका वो दुरुपयोग कर रहे थे, अपने हिंदू जो साथी व्यापारी थे उनके वस्तुओं को भी अपने नाम पर वो बिना आयात कर दिए हुए चेक पोस्ट से पार करा रहे थे। तब औरंगजेब ने बाद में इन मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5% का कस्टम ड्यूटी लगाया। 2.5%, 2.5%. The custom duty was reimposed on the Muslim traders by Aurangzeb. Now, अगली कहानी औरंगजेब की। औरंगजेब ने मुसलमानों को विशेष रूप से समर्थन देते हुए औरंगजेब ने कुछ ऐसे भी पद थे जो मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया था। उदाहरण के लिए जैसे मुगल साम्राज्य अनेक सूबा में बंटता है। सूबा जैसे औरंगजेब के समय 20 सूबा हुआ करते थे, अकबर के समय 15 सूबा हुआ करते थे, जहांगीर के समय 18 सूबा हुआ करते थे। एम्पायर सूबा में बंटता था और सूबा सरकार में बंटता था। ये सब प्रशासनिक इकाइयां हैं मुगल साम्राज्य की। और उसके नीचे परगना होता था, उसके नीचे परगना होता था। अब परगना स्तर पर जो वित्त विभाग था उससे संबंधित कुछ अधिकारी होते थे, जैसे कि करोरी, पेशकर, ये दोनों अधिकारी परगना स्तर पर वित्त विभाग से संबंधित थे। और इन दोनों पदों को औरंगजेब ने मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया था। परगना स्तर पर ये दोनों पद आरक्षित कर दिया था औरंगजेब ने मुसलमानों के लिए परगना स्तर पर। औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के विरुद्ध अनेकों विद्रोह होते हैं। पहला जाट विद्रोह सबसे पहले 1669 में गोखला एक जाट नेता है। 1669 में गोखला का विद्रोह होता है। गोखला बंदी बनाया जाता है। औरंगजेब खुद अपनी सेना लेकर यह विद्रोह दिल्ली, मथुरा और आगरा, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर जो त्रिकोणीय स्थल बनता है, इसी क्षेत्र में हुआ था। औरंगजेब अपनी सेना लेकर मथुरा क्षेत्र में जाता है और इस विद्रोह का दमन करता है। गोखला बंदी बनाया जाता है और गोखला की हत्या करवा दी जाती है। अगला जो जाट विद्रोह होता है वो 1685 में जो एक अन्य जाट नेता है जिसका नाम है राजा राम, इसका विद्रोह है। और 1690 में जो विद्रोह होता है वो चूड़ामन का विद्रोह है। यह अगला जाट विद्रोही नेता है, चूड़ामन का। और इस तरह से जाटों का विद्रोह लगातार बढ़ते जाता है औरंगजेब के युग में। और अंततः 1717 ईस्वी में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की
जिसे कहते हैं भरतपुर राज्य। भरतपुर राज्य 1717 ईस्वी में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, भरतपुर राज्य। और यह भरतपुर राज्य का जो पहला राजा होता है, जाट राजा, वो है बदन सिंह। बदन सिंह, बदन सिंह।